नमस्कार साथियों। एक बार फिर से मैं प्रख्यात कथाकार ज्ञानरंजन की प्रेम कथा की दूसरी किस्त लेकर आया हूँ। पुस्तक है खुसरो दरिया प्रेम का और लेखक हैं वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र चंद्रकांत राय। राजेंद्र चंद्रकांत राय की लेखनी के माध्यम से कथाकार ज्ञानरंजन की प्रेम कथा का दूसरा भाग सुनिएगा। आप किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गए हैं, यह जान लेना बस जान लेना ही होता है। दिन गुब्बारों जैसे हल्के और उड़ने वाले हो जाते हैं। वक्त देह को छू छू कर उड़ जाने वाला समीर बन जाता है। अकारण हंसने और सकारण खिलखिलाने को जी करने लगता है। किसी को गुदगुदाने, छेड़ने और तंग करने की इच्छाएं मटर-गश्ती करने निकल पड़ती हैं। दुनिया बदलने लगती है। जीने की चाह में रंग भरने लगते हैं। सारा संसार आपकी मुट्ठियों में समा जाने के लिए बेताब हो उठता है। यही हुआ होगा। गोपाल आए हैं, गोपाल आएंगे। आज नहीं आए, आज ही कैसे आ जाते। यात्रा की भी एक थकान होती है। आराम कर रहे होंगे, कल आएंगे। पर वे अगले दिन भी नहीं आए। आने की तैयारी चल रही होगी। दिन निकलते रहे, गोपाल का आना टलता रहा। वे नहीं आए। सुनैना जी की प्रतीक्षा लंबी होती चली गई। लंबी हुई तो असह्य भी हुई। मन में सवालों का बाजार लग गया। गोपाल क्यों नहीं आए? अब तो इलाहाबाद आए हुए उन्हें तीसरा चौथा दिन हो चुका है। वे आएंगे, ऐसा तो पहले से ही तय था। फिर बेचैनी बढ़ी। अब बढ़ी तो उसके शमन का एक ही उपाय था, गोपाल के घर जाकर देखना, जानना, समझना। तय किया कि जरा अंधेरा हो जाने पर वे गोपाल के घर जाएंगी। अब पूरा दिन काटना था। दिन काटे नहीं कट रहा था। घड़ी की सुइयां थक गई थीं। धूप की चाल मंद हो चली थी। फुर्सत चुभ रही थी। निगाहें बार बार आसमान ताक रही थीं कि उधर से सांझ के फाहे उड़ते दिखें तो जाएं। पानियों के कई गिलास खाली हुए, तब शाम आई। जी हलाकान हो गया, तब शाम आई। सब बेस्वाद बन गया, तब शाम आई। जब अपना शरीर ही बोझ हो गया, तब शाम आई। आई भी तो आए, जैसे ना आई। सुनैना जी बुआ जी के घर जाने की बात कहकर लस्टम पस्टम निकली। बगल में ही तो उनकी कोठी थी। बुआ जी सामने ही इत्मीनान से बैठी मिल गईं। बुआ जी प्रणाम। अरे डॉली, आओ आओ बेटी, बहुत दिनों बाद आई। हाँ बुआ, गोपाल कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। देवर जी, वो तो चले गए। कहाँ? अपनी नौकरी पर। पर वे तो घर आने वाले थे, कुछ बात करने। हाँ, वे गए तो थे। गए थे? हाँ, वैद्य भैया जी से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अरे हमें पता ही नहीं, बैठकर चले आए। वैद्य भैया जी ने उस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर फिर क्या? उन्हें जर्मनी जाना था, चले गए। चले गए? हाँ। सुनैना जी बुआ जी की कोठी से लौट आईं। मन रुआं सा हो गया। सब उजाड़ बन गया। हाथ खाली हो गए। चाल सुस्त हो गई। शाम अंधेरे में डूब गई। अंधेरा खौफनाक हो गया। बाद में पता चला कि गोपाल उनके घर आए थे। बाहर की बैठक में ही उन्हें पिता मिल गए थे, अपने मरीजों से घिरे हुए। गोपाल ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम वैद्य दादाजी।
बाद में पता चला कि गोपाल तो आए हुए थे और प्रणाम वगैरह का आदान-प्रदान हुआ। फिर प्रणाम वैद्य दादाजी जब उन्होंने कहा तो पूछा कि कौन? अच्छा, अच्छा गोपाल, आओ, आओ बैठो, कब आए? 2-3 दिन हुए। अच्छा, कैसे हो? आपका आशीर्वाद है। भैया खुश रहो, खूब फलो-फूलो। उनकी बातें होती रहीं। वैद्य जी मरीजों को देखते रहे, दवा देते रहे, उन्हें खाने का तरीका समझाते रहे। गोपाल को लगता रहा कि वे अभी अंदर खबर कराएंगे कि गोपाल आए हैं। अंदर वाले जल्दी से आएंगे और उन्हें स्वागतीय भावों के साथ अंदर ले जाएंगे। आवभगत होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मरीजों से मोहलत पाकर वैद्य जी गोपाल की तरफ देखते, मुस्कुराते और एक आध बार पूछ लेते। गोपाल बेमन से जवाब देते और असली बात शुरू होने का इंतजार करते। बताना बतियाना चलता रहा। बातें जो थीं उनमें रस नहीं था। वे इधर उधर की बातें थीं, मतलब बेमतलब की भी। उन्हें उम्मीद रही होगी कि उनके जैसे वर के लिए पिता में भी आकर्षण और उत्सुकता होगी, मगर पिता ने एक भावी वर के रूप में उन्हें तवज्जो ही नहीं दी। जो रिश्तेदारी पहले से थी उतनी ही चलाते रहे। उन्हें उतना ही आदर मान दिया जितना अपनी बहन के देवर को दिया जाना चाहिए था। उससे न थोड़ा ज्यादा और न थोड़ा कम, औपचारिक ही ज्यादा। शायद जरा सी उदासीनता भी रही हो। उन्होंने गोपाल से घर के अंदर जाकर माँ से मिल आने के लिए भी नहीं कहा। थक हार कर गोपाल ने कह दिया, अच्छा तो वैद्य दादाजी प्रणाम, अब मैं चलता हूँ। पिता ने कहा होगा, हाँ हाँ जाइए, आपको तो बहुत से काम होंगे, आखिर नौकरी पर जा रहे हो। गोपाल ने चलते चलते कहा होगा, अब शायद बहुत दिनों तक लौटना नहीं होगा, विदेश भी जाना पड़ सकता है। पिता खुशी जाहिर करते हुए बोले होंगे, अरे वाह, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। भाई खूब तरक्की करो, देश विदेश घूमो, वाह क्या अच्छी बात है। उन्होंने कहा होगा, जी प्रणाम, चलता हूँ। गोपाल चले गए, सदा सदा के लिए। पिता ने गोपाल से शादी का कोई जिक्र नहीं किया और सुनैना जी की जिंदगी में गोपाल का जो जिक्र था वह खत्म हो गया। भीतर भीतर एक नुकीली तकलीफ महसूस हुई। गुस्सा भी आया, कभी पिता पर और कभी गोपाल पर। गोपाल की साहसहीनता पर, गोपाल के औपचारिक बने रहने पर, उसके जाबाज नहीं होने पर। अगर पिता ने कोई बात नहीं की थी तो वह कोई और तरीके से बात करने की बजाय अजनबियों की तरह चला क्यों गया? क्या हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं? हम कुछ भी नहीं? घर पर एक बिछौना था और उस पर निढाल तन मन। ज्ञानंजन जी की एक बहन मृदुला सुनैना जी की बाल सखी थीं। दोनों स्कूल में संग संग पढ़ी थीं। मृदुला जी सीधी सरल और बहुत ही सादे स्वभाव वाली लड़की थीं, अपने आप में सिमटी हुई, एक सहज जीवन शैली में अपने को बसाए रखने वाली, अपने खोल से बाहर निकलने की आकांक्षा से कुट्टी चलाए रखने वाली। दुनिया बदल रही थी, रहन सहन में तब्दीलियां आ रही थीं, बनी बनाई परिभाषाओं में टूट फूट हो रही थी, नई चीजें गढ़ी जा रही थीं, पर मृदुला जी की दुनिया सिमटी हुई और संतुष्ट थी। ज्ञान जी को अपनी बहन का इस तरह अपने में सिमटे रहना पसंद न था। वे साहित्य और जीवन दोनों में ही उन्मुक्तता और आधुनिकता के पैरोकार थे। पुराने के शत्रु न थे, पर वहीं पर चिपके रहना उन्हें जीवन की गति का ठहर जाना प्रतीत होता रहा होगा। जीवंतता बदलाव की पक्षधर होती है, नया रचती है, नया बुनती है। उन दिनों ज्ञान जी अक्सर मृदुला जी से कहा करते थे कि दोस्ती तो तुमने सुनैना जैसी स्मार्ट लड़की से कर रखी है,
परंतु तुमने उससे कुछ सीखा नहीं। तुम्हें भी उसी की तरह चुस्त बनना चाहिए। जरा तेज तर्रार बनो, सिकुड़ी सिमटी न रहा करो। सुनैना की तरह तुम भी साइकिल चलाओ, खेल कूद और दूसरी चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करो। सुनैना जी और मृदुला जी दो विपरीत स्वभाव वाली लड़कियां थीं, पर उनमें कोई समान तत्व भी था, जिसके चलते उनमें खूब पटती थी। या फिर दो विलोम शायद एक दूसरे के पूरक भी होते होंगे। सुनैना जी साड़ी और सलवार कुर्ता पहनने के चलन वाले दिनों में फुल पैंट भी पहन लिया करती थीं। स्कूल के खेलों और दीगर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थीं। खूब एक्टिव रहा करती। उन्हें देखकर दकियानूस लोग चौंकते थे। चौंके हुए लोगों की परवाह न करते हुए वे अपनी तरह से जमाने से दो कदम आगे चल रही थीं। यह आसान न था। ऐसा करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और जरा दमदार व्यक्तित्व की जरूरत होती है। घर में भी एक प्रतिरोध से मुकाबला करना होता है और बाहर भी। ज्ञान जी चाहते थे कि उनकी बहन मृदुला भी अपनी सहेली सुनैना जैसी एक्टिव बने, अपने में बंद न रहें। मृदुला जी भाई की नसीहतों पर सिर हिला हिलाकर अपनी सहमति देती रहती, पर उन्हें व्यवहार में लाने की जरा सी भी जहमत नहीं उठाती थीं। जब ज्ञान जी ने देखा कि बहन बहन जी वाले खोल से निकलने के आत्म विचलन से ही शून्य है, तो उन्होंने एक दिन उनका कोच बनने की अ, भूमिका ग्रहण कर ली। उन्होंने मृदुला जी को हठपूर्वक फुल पैंट पहनाया। वे नानुकुर करती रहीं, हिचकिचाती रहीं। ऐसा नहीं कि उन्हें आधुनिकता से गुरेज ही रहा हो, पर उसके प्रति कोई विकलता भी न थी। उस दिन उनके इस हठी भाई ने उन्हें राजी कर ही लिया। थोड़े विवश भाव से ही सही, पर उन्होंने भी साहस दिखाने में कोई कोताही नहीं की। मृदुला जी ने फुल पैंट शर्ट पहनी, घर के इस कमरे से उस कमरे के दो एक चक्कर लगाए और भाई को संतुष्ट करने के लिए कहा, ठीक है, अब हम कपड़े बदल लें। बदल लें? अरे भाई, ये कोई रिहर्सल थोड़े हो रही है। जीवन में सचमुच का बदलाव लाना है। अब तुम्हें घर से निकलना है, बाहर जाना है, किसी की परवाह नहीं करना है। जब कोई हमारी परवाह नहीं करता, तो हमें भी किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। सबको ठेंगे पर रखो और अपनी तरह से जियो। जरा हिम्मत दिखाओ। बाहर? हाँ, बाहर। नहीं भाई, हम बाहर ना जाएंगे। अरे क्यों ना जाओगी? चलो ऐसा करो कि कहीं और नहीं जा सकती तो एक चौराहे की दूरी ही आज तय करो। अपनी सहेली सुनैना के घर तक ही चली जाओ। सुनैना के घर तक? हाँ, वह तो यहीं पर है। हाँ, पर साइकिल चला कर जाना है। साइकिल से? और क्या, कहीं भिड़ गए तो? भिड़ना भी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। उसे डरो मत, उसका सामना करो, उसे जीतो, परास्त कर दो उसे। बहरहाल, थोड़ी हिचक और थोड़ी हिम्मत के साथ उस दिन मृदुला जी किसी तरह सुनैना जी के घर तक साइकिल पर पहुंच ही गई। यूं रास्ते में ऐसा एहसास हुआ होगा कि सब उन्हें ही देख रहे हैं। फिर अंदर से एक लहर उठी होगी, देखो तो देखो, साहस ने आकर मन की हिचकिचाहट और संसार क्या कहेगा वाले भाव के कान उमठे होंगे। चलो जी, दफा हो यहां से, बहुत रह लिए यहां, अब जरा बाहर का रास्ता देखो। तब वे दोनों सिटपिटाकर भागे होंगे। उनके भाग जाने से मृदुला जी में आत्मगौरव का भाव जगा होगा, अपने पर गर्व हुआ होगा। फुल पैंट शर्ट पहने और साइकिल पर सवार होकर एक लड़की को अपने घर की तरफ आता हुआ देखकर सुनैना जी और उनकी बहनों सहेलियों के जमघट ने पहले तो पहचाना ही नहीं, पर जब वो लड़की उन सबके निकट पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि वह तो उनकी अपनी मृदुला जी हैं। तो सबने उन्हें बधाई दी, उनकी दुस्साहसिक साइकिल सवारी और पैंट पहनने के कारनामे का जश्न मनाया। मृदुला जी ने अपनी सहेलियों के इस दुस्साहस के पीछे
अपने भाई श्रीमान ज्ञान रंजन की प्रेरणाओं का पूरे गौरव के साथ जिक्र किया। सुनैना जी और उनकी सहेलियां मृदुला जी के दाढ़ी वाले भाई को पहचानती थीं। वे सबसे अलग दिखते थे और उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए से प्रतीत भी होते थे। जिन सखियों के भाई पुराने ख्यालातों के रहे होंगे, उन्हें मृदुला जी से ईर्ष्या हुई होगी। ज्यादातर भाई दूसरी लड़कियों को आधुनिक और फैशनेबल देखने और अपनी बहनों को घर घुसी बनाए रखने की ग्रंथि से पीड़ित होते हैं। इस तरह कई पुल थे, तो जो ज्ञान रंजन जी के घर को सुनैना जी के घर से जोड़ते थे। ज्ञान जी के घर में कोई बात हो तो मृदुला जी के जरिए तुरंत ही उसकी सूचना सुनैना जी को मिल जाती थी और बदले में ठीक इसी शैली में सुनैना जी के घर की तमाम घटनाओं के बजरिए दीपक ज्ञान जी का घर वाकिफ हो लिया करता था। दीपक ज्ञान जी के पट्ट शिष्य ही थे उन दिनों। उन्हीं के मार्गदर्शन में दीपक जी का युवा काल बन रहा था। वे प्रेम जैसे मामलों में भी ज्ञान जी से ही सलाह लिया करते थे। जब सुनैना जी की बड़ी बहन की शादी का कई दिनों तक चलने वाला समारोह हो रहा था, तब ज्ञान जी एक दिन अपने साथ एक विदेशी यंत्र लेकर जा पहुंचे। उसे उन्होंने छिपा रखा था। सुनैना जी के पिता कर्म कांडों के भी ज्ञाता थे। वे मांगलिक कार्यक्रमों के समय उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों के कुशल जानकार थे। विवाह भी करा दिया करते थे। जब वे एक विवाह में मंत्रोच्चार करने में जुट गए, तब ज्ञान रंजन जी, दीपक जी और सुनैना जी आदि ने चुपके से उस यंत्र का प्रयोग करके वैद्य जी के मंत्रों को अपने वश में कर लिया था। घर में जब बहन की शादी के समय नेक दस्तूर चल रहे थे, तब सबने अचानक ही सुना कि वैद्य जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। कैसा चमत्कार था! वैद्य जी बाहर अपने मरीजों की कलाई थामे इलाज करने में व्यस्त हैं, पर वे अंदर भी मौजूद हैं, अदृश्य रहकर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। स्त्रियां चौंक रही थीं। नई उम्र के लड़के लड़कियां पागलों की तरह उस स्थान को खोजने में लगे जहां से मंत्रों के स्वर फूट रहे थे। खुद पिता भी हैरत में पड़े कि उनकी वाणी किसी अदृश्य स्थान से कैसे उत्पन्न हो रही है। हो सकता है कि उन्हें भी यह भान हुआ हो कि वे अब अपने पुण्य कर्मों के चलते देवताओं वाली शक्तियों से सज्जित होने लगे हैं। उनके मरीज हैरानी से उन्हें देखते और अंदर से आने वाली उनकी वाणी भी सुनते। वे पूछते, वैद्य जी महाराज, यह सब कैसा चमत्कार है? वैद्य जी मुस्कुराते और उन्हें संकेत में बताते कि सब प्रभु की लीला है। असल में वह यंत्र एक टेप रिकॉर्डर था। जर्मनी या ऐसे ही किसी देश से ज्ञान जी ने मंगवाया था। उन दिनों हमारे देश में टेप जैसी चीज के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ पता न था। वह एक जादुई पिटारा था। उस यंत्र के रहस्य के बारे में बस कुछ ही लोगों को पता था, कुछ 5 जनों को। सारी कारस्तानी भी उन्हीं 5 की होती। वे 5 पंच थे। सुनैना जी, सुनैना जी की बहन भाई दीपक, ज्ञान जी और ज्ञान जी की बहन मृदुला। शेष सब भोले लोग थे। रहस्यों के साथ जीना और रहस्यों को जानने के गर्व से तने रहने में एक मजा होता है। वे पांचों पारंगत लोग थे। रहस्य को रहस्य बनाए रखने का धैर्य उनमें था। ज्यों-ज्यों हम उम्र के पर्वतों को लांघते जाते हैं, रहस्यों को बटोरने की आदतें पीछे छूटती जाती हैं। ज्ञान जी ने बाद में अपने टेप रिकॉर्डर से सुनैना जी के और उनकी बहन के गाए फिल्मी गानों को भी रिकॉर्ड किया था। सुनैना जी उन दिनों राजा मेहदी अली खां का लिखा फिल्म वह कौन थी में आशा भोसले जी का गाया और मदन मोहन के संगीत में ढला एक गीत अक्सर गाया करती थीं। शोख नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा ना कुछ ख्याल कर तो यूं ही मुस्कुराए जा, जाग उठी हैं आरजू जैसे चिराग जल पड़े, अब तो वफा की राह में हम तेरे साथ चल पड़े, चाहे हंसाए जा हमें चाहे हमें रुलाए जा, मंजिल ए इश्क दूर है, दूर बहुत ही दूर है,
तू मेरा हाथ थाम ले, रूह थकन से चूर है, अपने जहां को छोड़कर मेरे जहां पे छाए जा। उन्हें आशा जी के गाए गीत बहुत भाते हैं, तब भी भाते थे और अब भी भाते हैं। हम कुछ लेखक मित्रों को ज्ञान जी नए साल की दावत पर बुलाया करते थे। अब उम्र की मौजूदा पायदान ने उन्हें नामुमकिन सा कर दिया है। ऐसी ही एक दावत में जब स्त्रियों के बीच बैठी वे कमरे में गा रही थीं और हम लोग जरा इधर वाले कमरे में रसरंजन कर रहे थे,